नमस्कार दोस्तों। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन कहते हैं। दरअसल ये जो टॉपिक है ये आप कई सारे वीडियो देखेंगे और उनमें आपको इन्फॉर्मेशन ढेर सारी मिलेगी, या आप बुक में भी देखेंगे तो काफ़ी मर्ज टाइप का है। और हमें ये नहीं समझ में आता कि ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे इसको फिनिश करें। कनेक्टिविटी कभी डच से ब्रिटिश का, कभी ब्रिटिश से पोर्गीज का, कभी फ्रांसीसी के साथ ऐसा मिक्सअप हो जाता है और हम इसकी असेंडिंग नहीं बना पाते। ऐसे ही कुछ असेंडिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम इस पे बात करने वाले हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और इसमें आप देख सकते हैं दो तीन तरीके से हम इस पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले दो टर्म आप ज़रूर समझ के रखिएगा। एक तो पर्सन जब इंडिया आते हैं यूरोप से, और एक कंपनी फॉर्म में आती है। दोनों को अभी यहाँ पर कंफ्यूजन हम दूर करते चलेंगे। जैसे आप जानते हैं कि 17 मई को, यानी 1498, ये काफ़ी पुरानी बात है, वास्को डिगामा इंडिया आता है। और ये सिर्फ पर्सन नहीं है, ये वास्को डिगामा एक कंपनी के फॉर्म में भी आता है। यानी आप इसको लिख सकते हैं एक पर्सन या व्यक्ति और प्लस कंपनी के फॉर्म में, बोथ के फॉर्म में इसका इंडिया में एंट्री होता है। कुछ बातें हैं जो इससे पहले की हैं, मैं उसे कनेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर डायरेक्ट एग्जाम से नहीं कनेक्ट होती है। एक तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कुछ जो कनेक्ट हैं। लाइक 14th सेंचुरी, आप जानते हैं कि रेनेसा या पुनर्जागरण की चीज़ें चलती हैं। और इसके साथ साथ अब यूरोप से बाहर निकल करके और भी चीज़ों को गैदरिंग की जो नॉलेज होती है यूरोपीय कंट्रियों की, इसके साथ सभी लोग बाहर आते हैं। और या इससे पहले एक इस रास्ते से आप जानते हैं कि अफ्रीका का जो सबसे निचला कोना है, यहाँ तक एक पर्सन आया होता है। और इस निचले कोने का नाम है केप ऑफ फूड। और इससे आगे अभी तक कोई नहीं आया था, जो कि सबसे पहले वास्को डिगामा 1498 में इस केप ऑफ फूड यानी अफ्रीका के सबसे निचले कोने से ये क्रॉस करके और इंडिया तक आता है। तो एक्चुअल में क्या है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की थी। ये इस रास्ते से इंडिया कैसे पहुंचेंगे, इस बात को इसने किया था। तो केप ऑफ फूड जो है, ये वर्ड आपसे पूछा जाता है तो बस इतनी ही चीजें देखेंगे। बाकी रेनेसा है या फिर पुनर्जागरण, प्रबोधन, इसमें कौन कौन सी चीजें थी, ये सभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में क्या चीजें डायरेक्ट कंसर्न हो रही हैं उसको हम देखेंगे, और कैसे ये सभी एक असेंडिंग फॉर्म में चलती हैं। यहाँ पर वास्को डिगामा आता है। ये बात कॉमन सी चीज़ है। केरल के कालीकट में जमोरिन किंग होते हैं जो इसे बचाते हैं, अपने पास रखते हैं, 2 मंथ तक जाते वक्त मसाले देते हैं। ये सभी मैं कॉमन चीज़ों में ले रहा हूँ। एक नेम है जो अक्सर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब्दुल मनीद। ये जो वर्ड है अब्दुल मनीद, ये भी एक यात्री की तरह ही थे। और ये गुजरात से थे जिन्होंने वास्को डिगामा को इंडिया में लाने में, या कह सकते हैं कि उसको गाइड करने में काफ़ी हेल्प किया। अब्दुल मनीद इनका पूरा नेम था। और इनका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा ईटीसी। तो ध्यान रखना है कि अब वास्को डिगामा आ गया है और पुर्तगाल का ये था, तो पुर्तगाल अब इंडिया में एज ए कंपनी और एज ए पर्सन दोनों के फॉर्म में इस्टेब्लिश हो गई है। आफ्टर दैट ये जब वापस जाता है तो ये भी काफ़ी कॉमन सी बात है, इस पर मैं रिपीट नहीं करूँगा, कि ये जब यहाँ से पैसे अर्न करके जाता है तो अपने टोटल एक्सपेंस का, आने जाने की टोटल एक्सपेंस का करीब कितना प्रॉफिट कमाता है, तो 60 टाइम्स, वन ऑफ द बिग प्रॉफिट, 60 टाइम्स जो है अपने टोटल कॉस्ट का इसको प्रॉफिट होती है। और इसलिए जो इसके आसपास के पर्सन हैं, गवर्नमेंट है, कंपनियां हैं,
इन्वेस्टर है वो काफी इंटरेस्टेड होते हैं इस बिजनेस में कि चलो हम और इसमें करते हैं। और पोर्गुस गवर्नमेंट इस पर परमिशन देती है एंड 1505 में पोर्गुस गवर्नमेंट पहले वायसराय के फॉर्म में अल्मीडा को भेजती है। ये नेम याद रखना है आपको, अल्मीडा। अल्मीडा को भेजती है और ये क्या है कि फर्स्ट वायसराय ऑफ पोर्गुस, ये पुर्तगाल का पहला वायसराय है, प्रथम वायसराय। और आप कंडीशन को समझना कि इसने क्या किया। सबसे पहले आप जानते हैं कि इनकी जो भी एंट्री है वो यहाँ साउथ इंडिया में तो है ही, साथ में साउथ और ईस्ट की तरफ होती है जब एंट्री फॉर्म होती है। तो ये आता है और काफी स्ट्रिक्ट कुछ डिसीजन लेता है, मतलब एक स्टेबिलिटी पुर्तगाल को देने का ट्राई करता है। और इसने सबसे पहले ये देखा कि जो ओशियन का एरिया है यहाँ पर इंडियन इंटरेस्टेड नहीं है। और सिंपल सी बात है, आप देखो कि जब इसकी एंट्री हुई है तो लगभग दिल्ली सल्तनत फिनिश हो रहा है और मुगल आने वाला है 26 के आसपास। तो दिल्ली सल्तनत तो पूरी तरह यहाँ पर इंटरेस्टेड है नहीं, बाद में मुगल भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। कुछ अकबर के टाइम में आता है कि उसने समुद्र को देखा था, फिर जहांगीर के टाइम में, मतलब ऐसे उड़ती हुई खबरों के फॉर्म में इनके जो है एक एक्शन है ओशियन पे। ये अल्मीडा क्या करता है कि यहाँ पर सबसे पहले ओशियन का जो ये बॉर्डर है इसको अपने अंडर कंट्रोल करता है कि जो भी वर्क करे वो इनसे पूछ करके करे। और इसके लिए इसने एक रूल भी बनाता है जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डिस्कशन है। ब्लू वाटर पॉलिसी ये लाता है और बेसिकली आपने रीजन समझ लिया कि क्यों ये लाया। ठीक है, 5 आया। अभी देखो, अभी ना तो ब्रिटिश आए हैं, ना तो डच आए हैं, ना तो फ्रांसीसी आए हैं। एक तरह से अभी मोनोपोली है पूरे पोर्क्यूज का। कब तक रहती है ये बात अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक अल्मीडा का रोल होता है और अल्मीडा कुछ टाइम तक रहता है, 505 से लेकर के 509 तक ये रहता है। उसके बाद ये चला जाता है और इसकी जगह पे 1509 पे अल्बुर्ग आता है। अल्बुर्ग या अल्बुकर्क इसे कहा जाता है। ये नेम आप देखो कि वैसे कहा जाता है कि ये पुर्तगाल कंपनी के वास्तविक संस्थापक ये है, लेकिन आप एक तरह से देखो कि जब कोई पहले से एक बैकग्राउंड बना के जाता है फिर दूसरे वायसराय को वर्क करना इजी होता है। वैसे तो ये सेकंड वायसराय है और इसने काफ़ी कुछ अच्छे वर्क किए। और थोड़ा सा आप डेट को भी कंसीडर करते चलना कि अभी हम बात कब की कर रहे हैं, 1509 की। और जो दिल्ली सल्तनत है ये 1526 में फिनिश हो जाती है जब बाबर जो है दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान को जब हराता है। तो इसमें इसका सेंस ये निकलता है कि अब दिल्ली सल्तनत अपने आखिरी कगार पे है, बिखराव के तौर पे है। और कई जो दूर वाले इसके राज्य हैं या कह सकते हैं कि शासन वाले क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे खुद को आज़ाद कर लिए हैं। और इसी तरह से बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने गोवा को आज़ाद कर लिया था। तो गोवा से जो है इसने जीता, मतलब ये कह सकते हैं कि वैसे तो गोवा पहले हो गया था आज़ाद, लेकिन अभी जब अल्बुर्ग आया तो इस पर जो शासन था वो था यूसुफ आदिल शाह का। यूसुफ आदिल शाह वैसे तो ये बीजापुर का शासक था, यानी बीजापुर से रिलेटेड था ये। इसे पुर्तगालियों ने हराया इसी टाइम 1509 में। और हराने के बाद जो है, बल्कि नेक्स्ट ईयर ऐसा किया था, इसको हराने के बाद
गोवा को अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी कि अलबुर्ग का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा वो गोवा को अपने कंट्रोल में लेने का। अभी देखो, हम अपनी असेंडिंग को नहीं भूलेंगे। अभी भी पोर्गुज का पूरा मोनोपोली है इस कंप्लीट एरिया पे जहां की हम बात कर रहे हैं। अलबुर्ग आ गया, और इनकी अगर कंट्रोल की हम बात करें कि कंट्रोल कैसे ये रहा, तो कंट्रोल आप देखेंगे कि जो दो तरह से इनका जो फर्स्ट व्यापारिक कोठी मतलब बिजनेस सेंटर आप कह सकते हैं, कि जो पहला इनका बिजनेस सेंटर था, ये पहला जो बिजनेस सेंटर था ये कोचीन में रहा। और कोचीन एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो साउथ वेस्ट में था, दक्षिण पश्चिम में ये जो है एरिया है। ये फर्स्ट है, ध्यान रखना है, फर्स्ट है। और कह सकते हैं कि अगर वेस्ट में पूरब की तरफ इनका बस एक ही था, एक बस्ती थी, दक्षिण पूर्व में एकमात्र बस्ती थी। इसके अलावा इन्होंने दक्षिण पूर्व में कोई एक्टिविटी नहीं किया, जिसका नेम था सन थोमे। सन थोमे एक बस्ती थी, यहां पर इनका रोल रहा। सन थोमे ये एक बस्ती है जो पुर्तगालियों की रही, सन थोमे। अभी ये जो चीजें हैं ये आप देखेंगे कि कब तक ये सिलसिला चला। तो 19 सॉरी ये सिलसिला कब तक चला, तो 1596 तक जो है ये सिलसिला चला। ये मैं क्यों यहीं स्टॉप कर रहा हूं, थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देखो कि पहला जो पोर्ग्यूज आया, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसे कलर चेंज कर दूं जिससे आपको समझ में आए। फर्स्ट पोर्ग्यूज जो आया है 98 ईयर तक जो है इसका कमांड रहा, 98 ईयर तक कमांड रहा। और इसके बाद 96 में अब डच जो है एंट्री लेना स्टार्ट किया। मतलब 98 ईयर तक पोर्गुज का पूरा मोनोपोली यहां पे रहा। अगर हम डच की बात करें तो 96 में, यानी कि 1596 में, यहां मैं इस वर्ड को फिर से लिख रहा हूं, 1596 में ये पहली बार सुमात्रा गए और उसके बाद इंडिया आए। यानी कि एंट्री इनकी डायरेक्ट इंडिया में ना होकर के, जैसे आप देखो कि पोर्गुज डायरेक्ट कालीकट में आए, लेकिन ये कालीकट में नहीं आ सकते थे। रीजन आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी वहां पर इम्प्लीकेट है, और इतने पावरफुल अभी डच नहीं हुए हैं कि वो पोर्गुज को हरा करके इंडिया में एंट्री लें। इसलिए इन्होंने अपना पहला प्लेस रखा सुमात्रा में, और वहां से होते हुए फिर ये इंडिया आए। और इसमें अगर आप देखेंगे कि पहला पर्सन कौन था, तो कार्नेलियन, इस पर्सन का नेम है कार्नेलियन। कार्नेलियन और ये एक पर्सन के तौर पे आया था। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक पर्सन के तौर पे, जैसे यहाँ पर वास्को डिगामा एक पर्सन, एक व्यक्ति और एक कंपनी दोनों के फॉर्म में आया था, लेकिन यहाँ पर कार्नेलियन सिर्फ एक पर्सन के तौर पे आया है, अभी कंपनी के फॉर्म में नहीं। और इसके जस्ट बाद जो है, आप देखो कि कुछ ही समय बाद 1600 में आपके ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट कंपनी के फॉर्म में आए हैं। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन इनपुट हो कि पोर्गुज के बाद कौन सी कंपनी इंडिया में आई,
तो यहाँ पर डच नहीं होगा, क्योंकि डच एज ए कंपनी नहीं आया है, एज ए पर्सन आया है। और यहाँ पर ब्रिटिश जो है ये एज ए कंपनी यहाँ पर एंट्री लेते हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे ये है। अब जाकर के धीरे धीरे, अभी देखो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है इसमें। ये अपनी कंपनी कब स्टैब्लिश करते हैं? 1602 में। 1602 में एज ए कंपनी डच जो है इस्टेब्लिश होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि आखिर कब ये तीनों एज ए कंपनी फॉर्म में इस्टेब्लिश हुए, तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। वेट प्लीज। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि 1602 एंड 1602 ये ऐसा टाइम है जब पुर्तगाल यानी पोर्गुज, डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों एज ए कंपनी के फॉर्म में स्टैब्लिश हो गई। और अब हमें ये देखना है कि कैसे ये लड़ते हुए और इसमें से एक पर्सन विनर बनता है। वैसे विनर हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी बीच की लड़ाइयां कैसे चलती हैं। और कुछ टाइम बाद यानी कि 1664 में जाकर के एक नया प्लेयर आएगा, फ्रांस। लेकिन इस प्लेयर के आने से पहले इसमें से एक प्लेयर आउट हो चुका रहेगा, यानी कि लड़ाई यहाँ काफी अच्छी चलने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि 1602 से जब तीनों एज ए कंपनी के फॉर्म में वर्क करने लगे हैं, तो तीनों के बीच में कैसी फाइट, कैसी पॉलिटिक्स, कैसी डिप्लोमेसी चलती है, जो कि आने वाले इंडिया में एक बेस बनता है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये सभी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी का।